अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असराह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस मसले पर जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो 2 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, 2 वफाकी इकाइयाँ जो हैं वो आपस में आमने-सामने खड़ी हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं पानी के मसले की। और ये मसला शुरू हुआ है जब पिछले साल वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध से 6 केनाल्स निकाल कर जो पंजाब का चोलिस्तान का इलाका है, जो रेगिस्तानी इलाका है, उसको आबाद करने का एक प्रोजेक्ट जो है वो सामने आया और उसकी मंजूरी दी गई। उसके बाद सिंध से ये एतराज़ उठा कि ये जो पानी है, ये सिंध के हिस्से का लिया जाएगा क्योंकि पंजाब के पास कोई इज़ाफ़ी पानी मौजूद नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि एक तवातुर से सिंध के अंदर तमाम जमातें, चाहे वो कॉम्प्रेस जमातें हों या वो वहाँ की मज़हबी जमातें हों या इवन कि वहाँ की जो हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी है, वो इसके खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाती जा रही है। आए रोज़ एहतजाज हो रहा है और सिंध के लोग इसे अपनी बका का मसला करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि ये चोलिस्तान की जो ज़मीन है, ये कई हज़ार एकड़ ज़मीन जो है इस मंसूबे से सैराब होगी, जिससे इज़ाफ़ी अनाज पैदा होगा और पाकिस्तान जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकता है आने वाले चंद सालों में, उससे बचा जा सकता है। आखिर इन सारे मामलात में ये जो हम सुन रहे हैं बहस, इसमें हकीकत क्या है? इसमें फ़साना क्या है? किसका जो दावा है वो किस हद तक दुरुस्त है? इसके लिए हमने कोशिश की है कि आज हम एक न्यूट्रल शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दें और उनसे पूछें कि ये जो पानी की जो जंग हो रही है, इसमें किसका बयानिया ठीक है? हमने इसके लिए दावत दी है डॉक्टर हसन अब्बास साहब को, जो कि आबी अमूर के हवाले से उन्होंने पीएचडी की हुई है, दुनिया के कई ममालिक में इस हवाले से काम किया हुआ है और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से वो पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से वो जाने जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वॉइस पीके और राइट्स वॉच को टाइम दिया। वेलकम टू द शो। मेरा आपसे जो पहला सवाल ये है, वो यही है कि जो चोलिस्तान को सैराब करने के जो 6 केनाल्स का मंसूबा बनाया गया है, क्या ये किसी हद तक फ़िज़िबल भी है? जी, जहाँ तक तो चोलिस्तान प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, ग्रीन पाकिस्तान का, ये डेफ़िनिटली एक वायबल प्रोजेक्ट है, इसको किया जा सकता है। लेकिन कैनाल वाटर जो है ना, उसके ऊपर जो है, वो हमारे रिज़र्वेशंस हैं कि क्या कैनाल इज़ द ओनली वे टू मेक दिस प्रोजेक्ट ए सक्सेस, और क्या कैनाल्स इसको सक्सेसफुल बना सकती हैं या नहीं? और जब हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है, वो ऑर्डिनरी फार्मिंग नहीं होती। कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है, वो एक पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ चलती है, सही। जिसमें आप जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो प्रोड्यूस करने से पहले जो आपका क्लाइंट होता है, जिसको आपने अपनी प्रोड्यूस मुहैया करनी होती है, उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ शिकें होती हैं, जिनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट शिक नॉर्मली जो डाली जाती है, वो ये कि अगर आप दी हुई मिकदार में उस क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड नहीं करते, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। और आपने एंश्योर करना है कि मेरी जो प्रोड्यूस है, वो ठीक टाइम के ऊपर ठीक क्वालिटी की क्लाइंट के पास डिलीवर हो। जो कॉर्पोरेट फार्म्स हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि इफ़ इट इज़ नॉट सोल्ड, इट इज़ नॉट सोन। यानी आप अपनी प्रोडक्ट को पहले बेच देते हैं, उसके बाद में आप उसका बीज लगा के प्रोड्यूस करते हैं और जिस टाइम पे आपने डिलीवर करना होता है, आप वो कर देते हैं। अब इतनी जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग को सक्सेसफुल करने की, उसके लिए आपको इंश्योरेंस का सहारा लेना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता किसी वजह से आप अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सके, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करे। और इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उस सूरत में कवर करेगी जब इंश्योरेंस वाला को आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि जी आप बहुत काबिल हैं, आपका फेलियर जो है वो तकरीबन निल है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी फार्मिंग में, आपका लैंड कहीं नहीं जाता, और आपकी बाकी जो आपने अजनास खरीदनी हैं, जो आपने बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, वो भी आपको मिल जाती है। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी का होता है, हुँ। क्योंकि अगर पानी नहीं आया, पे नहीं आया, पूरा नहीं आया, ठीक क्वालिटी का नहीं आया, तो आपकी बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो दूसरी तरफ। तो उसके लिए एक लेवल ऑफ सर्विस डिफाइन किया जाता है वाटर सप्लाई का, कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस है वाटर सप्लाई का, जिस लेवल ऑफ सर्विस को आपने मीट करना है कॉर्पोरेट फार्म के लिए। अब वो लेवल ऑफ सर्विस जनरली क्या होता है, उसमें जो भी कॉर्पोरेट फार्म है वो कहेगा कि मुझे 24/7 पानी चाहिए।
24 घंटे मुझे पानी चाहिए। कहीं पे उसने हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाया होगा, कहीं पे उसने ड्रिप लगाया होगा, किसी क्रॉप की कोई रिक्वायरमेंट होगी, किसी की कोई होगी, तो मुझे 24/7 पानी चाहिए। क्योंकि मैंने तो जो अपनी लगाई हुई हैं चीज़ें, उनको मैंने सबको पानी देना है। अच्छा, फिर उसमें ये है कि जो आपका वाटर सप्लाई का सिस्टम है, उसको ड्राउट प्रूफ होना चाहिए कि अगर ड्राउट आ जाती है, को खुशहाली हो जाती है, अभी जिस तरह पिछले 4-5 महीने बारिश नहीं हुई, तो आपकी सारी सारी नहरें जो हैं, वो रोटेशन पे चली गई और इस तरह के मसाइल शुरू हो गए। तो आपका सिस्टम तो ड्राउट प्रूफ है ही नहीं, उसको फ्लड प्रूफ भी होना चाहिए, ड्राउट प्रूफ भी होना चाहिए कि ना फ्लडिंग से उसको कोई मसला हो, ना ड्राउट से उसको कोई मसला हो। अच्छा, क्या ये चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट के लिए इसके तमाम तकाज़े ये पूरे हो रहे हैं? मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई को इंश्योर कर सकती है। क्योंकि कैनाल में तो हर साल फ़ेल होना होता है, कहीं न कहीं पे फ़ेल होना होता है और अगर आप जिस तरह से आपकी प्लानिंग है चोलिस्तान में आप 12 लाख एकड़ यानी कि आप 1.2 मिलियन एकड़ के ऊपर आप कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही रिलायबल वाटर सप्लाई चाहिए, जो कि कैनाल प्रोवाइड नहीं कर सकती। कैनाल तो थोड़ी-सी ब बारिशें कम हो तो कैनाल को मसला हो जाता है, सैलाब आए तो कैनाल को मसला हो जाता है, डैम में पानी का लेवल नीचे जाए कैनाल को मसला हो जाता है। तो फिर कैनाल रोटेशन पे चली जाती है। अब रोटेशन वाली कैनाल अगर आपको मिली हुई है, जिसमें आपको रोटेशन करनी पड़ रही है, तो क्या ख़्याल है कि जिन फार्म्स को पानी नहीं मिल रहा, उनको कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगी कि उनको पता है यार ये तो हर साल इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। हर दूसरे साल इनको सीवियर प्रॉब्लम होती है, तीसरे साल इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कहीं न कहीं पे। तो कोई आपको इंश्योरेंस नहीं देगा और उस केस में कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं हो सकती कैनाल से। कैनाल वाटर सप्लाई में कॉर्पोरेट फार्मिंग का सिस्टम नहीं है। कैनाल वाटर में फिर जो आपका कॉर्पोरेट फार्मर है, वो नहीं चाहेगा कि वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में पड़े, जो कि कैनाल वाटर का जो आपका सिस्टम है, इट इज़ वेरी, वेरी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। आपकी वाराबंदियाँ होती हैं इसके बीच में और फिर ये कि कैनाल वाटर के क्वालिटी के भी इश्यूज़ हैं। अब जिस क्वालिटी का पानी कैनाल देती है, कभी उसमें सिल्ट आ रही है, कभी उसमें बायोलॉजिकल कंटामिनेशन आ रही है, क्योंकि ये सरफेस वाटर का सिस्टम है, सरफेस वाटर आपका पॉल्यूटेड है। आप पॉल्यूटेड पानी के साथ भेजते हैं पानी तो आगे कॉर्पोरेट फार्म तो नहीं उसको चला सकता। हुँ। तो जब तक आप इस लेवल ऑफ सर्विस पे नहीं आएँगे जिसमें आपकी 24/7 सप्लाई है, ड्राउट प्रूफ है, वेरिंग डेली डिमांड्स को आप मैच कर रहे हैं और फिर अब हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ा आपका जो है वो इस वक़्त हमारे सर के ऊपर जो लूम कर रही है चीज़, वो आपका क्लाइमेट चेंज है। हुँ। तो आपका क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट ये 2 चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम कैनाल्स को रिलेट करते हैं इंडस डेल्टा की डिग्रेडेशन के साथ। आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएँ जिससे मज़ीद कोई एनवायरनमेंट तबाह होता हो तो आप अब इस 21st सेंचुरी में आप उसके ऊपर लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते बाहर से कि आओ जी हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे डेल्टा मज़ीद तबाह होगा लेकिन आपको पानी मिलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट है, ये माहौल पर किस तरह से असरअंदाज़ होगा? देखिए ना सीधी-सी बात है अगर आपका एम है कॉर्पोरेट फार्मिंग करना और कॉर्पोरेट फार्मिंग से आपने बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है और आपने फॉरेन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। तो सीधी-सी बात है कि आजकल तो वो कहते हैं कि जी आपने एक इंडस्ट्री लगाई है तो उसमें भी बिजली अगर आपकी कोयले से आ रही है तो यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगा दिया है। तो आपकी तो मार्केट ही रिड्यूस हो जाती है कि अगर लोग कहेंगे कि जी ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड करके तो सब्जियाँ और अनाज पैदा कर रहे हैं, तो फिर तो ये इसके ऊपर आपके वो बहुत से क्लाइंट्स तो सिर्फ इसलिए पीछे हो जाएँगे, वो कहेंगे कि जी आपका सिस्टम एनवायरनमेंट को मैच नहीं करता, इस चीज़ को नहीं करता। और कैनाल में इस किस्म की कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन से क्या प्रूफ हो या और इस तरह की जो है वो चीज़ों से बची हुई हो। तो अगर आप इस सिस्टम के साथ सोच रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, तो कतई नज़र इससे कि अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन क्या कह रहा है और क्या उनके बीच में जंग जारी है। कैनाल आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग को सपोर्ट नहीं कर सकती। अच्छा, फिर ये जो चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट है, इसको रियलाइज़ करने के लिए क्या पंजाब, सिंध के हिस्से का पानी वो फिर इस्तेमाल करेगा? देखिए, मैं इस सियासी बहस में नहीं पड़ना चाहता। पहली बात तो ये कि आपका जो रिवर है, वो ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइटेड है। यानी आपने 3 दरिया तो वैसे ही इसमें से निकाल के इंडस वाटर ट्रीटी में साइड पे कर दिए। बाकी बचे 3, वो 3 ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड, ओवरयूज़्ड और मिसयूज़्ड है। और जिस डेवलपमेंट मॉडल ने इसको ओवरस्ट्रेच किया है, आप उसी मॉडल को आगे लेके जा रहे हैं।
तो अभी तो देखें हमारे पास ये जो चोलिस्तान की ग्रीन इनिशिएटिव है, इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और वो अपॉर्च्युनिटी है नए और मॉडर्न सिस्टम्स को इन्वोक करने की और डेमोन्स्ट्रेट करने की। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक नया सिस्टम इन्वोक करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और बाकी फार्मर्स देखते हैं कि भई ये सिस्टम तो हमारे पुराने सिस्टम से बहुत अच्छा है, तो वो खुद ब खुद उसकी तरफ आएँगे। इसकी मिसाल मैं किसी की बात सुन रहा था, उसमें किसी ने बड़ी अच्छी इसकी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में पहले जो है ना, ये बसों की सर्विस जो थी, ये बड़ी खराब होती थी। तो जब डेवू आ गई, तो डेवू ने एक नया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और अब डेवू के मुकाबले में बहुत से प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टर्स हैं, जो उसी लेवल की सर्विस देनी शुरू कर दी है और लोगों को भी पता चल गया कि भी ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस का लेवल बेहतर भी हो सकता है। अभी तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि इससे बेहतर लेवल की सर्विस क्या होती है, कैसे होती है, मुमकिन होती भी है कि नहीं होती। तो ये तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का ये जो इनिशिएटिव है, ये तो इस चीज़ को एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बेहतरीन और चोलिस्तान मेरे ख्याल में इसमें बेस्ट है, जितनी भी जगह आपने ली हैं, उनमें बेस्ट है कि आप वहाँ पे 1.2 मिलियन एकड़ पे अगर आप एक मॉडर्न सिस्टम लेके आते हैं, जो आपको ये लेवल ऑफ सर्विस देता है, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया, तो आपका फार्मर वो इस वक़्त कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं कर रहा है, ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है, वो भी इस चीज़ पे खुद इन्वेस्ट करेगा कि यार मुझे भी इस किस्म का अच्छा सिस्टम मिले जो ड्राउट प्रूफ है और जिसकी इंश्योरेंस हो सकती है। तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बता सकते हैं कि अगर हमें चोलिस्तान को आबाद भी करना है और ये सिंध और पंजाब की जो पानीपत जंग है, इससे भी बचना है, तो फिर चोलिस्तान को आबाद करने के लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमारे पास हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हमारे पास बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, कंट्रोल सिस्टम्स हैं, एआई है और क्या नहीं है आजकल। तो हमने 21st सेंचुरी की नॉलेज बेस के ऊपर बेस करके अपना ये नया कॉर्पोरेट इनिशिएटिव बनाना है, ना कि आज से जो 150 पौने 200 साल पुरानी अंग्रेज़ की बनाई हुई टेक्नोलॉजी थी, कैनाल इरिगेशन और वाराबंदी की, ऐसे वाटर रिसोर्स को टैप करना है, जो कि अच्छी क्वालिटी का हो और रिलायबल हो और उसके लिए हमारे पास सिस्टम मौजूद है। हमारे पास ऐसा रिसोर्स मौजूद है और वो रिसोर्स जो है, वो दरिया के नीचे जो रेत है, उसके भी पानी है और उस पानी के बीच में और उस पानी की हमने क्वालिटी को एनालाइज़ किया है, उसकी क्वांटिटी को एनालाइज़ किया है और उसकी एक सस्टेनेबल एब्स्ट्रैक्शन को हमने एनालाइज़ किया है। सही। वो जो सस्टेनेबल एब्स्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी ऐसे रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे, तो उससे वो रिसोर्स भी हाथ से जाता रहेगा। तो हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड स्टडी की कि ये दरिया की रेत के नीचे कितना पानी है, कितनी गहराई तक है, उसकी कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी उसकी क्या है। तो हमने ये देखा कि दरियाए सतलुज, सुलेमानकी से लेके तो पंजनद तक ये जो बेल्ट बनती है दरिया सतलुज की, इसमें दरिया की रेत के नीचे तकरीबन 34 मिलियन एकड़ फुट पानी है। जिसमें से जो सस्टेनेबल एब्स्ट्रैक्शन है पानी की, वो आप 400 क्यूसिक आप इस वक़्त कर सकते हैं और क्योंकि ये दरिया जो है ये बहुत डिग्रेड हो गया हुआ है, इसका एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो चुका है। अगर साथ-साथ आप अपने दरिया का एनवायरनमेंट बेहतर करना शुरू कर दें, इसका रिचार्ज बेहतर हो जाएगा दरिया का और फिर आप इसको 1000 2000 क्यूसिक तक भी सतलुज की सैंड में से पानी निकाल के ले जा सकते हैं और चोलिस्तान से इसका डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर के लगभग बनता है जहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब आप एक्सप्लेन कर दें कि जो पानी रेत से निकाला जाएगा तो फिर वो चोलिस्तान कैसे पहुँचाया जाएगा? देखिए, उसके कैरी करने का तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके लिए जो सिस्टम होता है दरिया से पानी को निकालने का, उसको रिवर बैंक फ़िल्ट्रेशन कहते हैं, आरबीएफ। उसमें एक स्पेशल किस्म के वेल्स लगते हैं, जिनको आप हॉरिज़ॉन्टल कलेक्टर वेल्स कहते हैं। उसमें यानी जो आपका ट्रेडिशनल एक ट्यूबवेल होता है, मसलन वो जो बड़े ट्यूबवेल हैं, 2 क्यूसेक, 3 क्यूसेक, 4 क्यूसेक तक पानी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हॉरिज़ॉन्टल कलेक्टर वेल है, ये 50 क्यूसेक, 75 क्यूसेक, 20 क्यूसेक, ये बहुत बड़े वेल्स होते हैं। तो इस तरह के जब आप वेल्स वहाँ पे लगाएँगे, तो उससे आप सस्टेनेबल एब्स्ट्रैक्शन की लिमिट्स में रह के उधर से पानी निकाल सकते हैं। जी। ट्रांसफ़र आपका पाइप के थ्रू होगा, पंप के थ्रू होगा और पंप्स और पाइप्स की टेक्नोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एग्ज़िस्ट करती है, पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करती है और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पाइप्स के ज़रिए पानी की आगे-पीछे ट्रांसफ़र हो रही है।
और ये जो आप सारा मैकेनिज़्म बता रही हैं, पाइप और पंप्स वाला सिस्टम जो है, तो क्या ये कैनाल बनाने से कम लागत इस पे आएगी? ये कैनाल बनाने से सस्ता पड़ता है। डायरेक्ट कॉस्ट में भी ये इसकी कॉस्ट कैनाल से कम है। देखें, जब आपने कैनाल मसलन बनानी है, तो कैनाल कितनी चौड़ी होती है, और फिर कैनाल सिर्फ़ कैनाल के नहीं, कैनाल के साथ आपने उसका एक राइट ऑफ वे भी लेना होता है। तो कैनाल अगर आप कहीं से गुज़ार रहे हैं, तो आपको कम से कम भी 100-200 फुट का कॉरिडोर चाहिए, जिसमें से आप कैनाल गुज़ारेंगे। उसकी ज़मीन की क्या कीमत है? सिर्फ़ आप ज़मीन की कीमत देखें, उसके मुकाबले में पाइप डालना है। पाइप आपने एक दफ़ा ज़मीन खोदी, पाइप दबा दिया, उसके बाद में लैंड वापस आ गई। ना लोगों के लिए ऑब्स्टिकल बनी, ना आपको ब्रिजेज़ और कल्वर्ट्स मज़ीद बनाने पड़े, कैनाल के आगे-पीछे गुज़रने से, ना वो गाँव जो है वो डिवाइड हुए, जिनके बीच में से कैनाल गुज़र गई। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सोशल इश्यू है, जब कैनाल किसी गाँव के, किसी शहर के बीच में से गुज़र जाती है, तो वो उसके 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। फिर आपको ब्रिजेज़ चाहिए, फिर आपको उसके ऊपर से क्रॉसिंग्स चाहिए, छोटी क्रॉसिंग्स, बड़ी क्रॉसिंग। तो वो इश्यू भी खत्म हो जाता है, और पाइप तो ज़मीन में चली गई एक दफ़ा। फिर पाइप में पानी सेफ है, चोरी नहीं हो सकता, और 100% एफिशिएंसी के साथ बगैर लीक स्टार्ट टू एंड पहुँचता है। तो इसमें आपकी लॉसलेस ट्रांसमिशन बनती है थ्रू पाइप्स। डॉक्टर साहब, ये इंडस दरिया इसको बहाल करने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या मेजर्स लिया जा सकते हैं? देखिए, जो इंडस रिवर है ना हमारा, वो इट इज़ लाइक ए गोल्ड माइन। बल्कि मैं आई वुड से मोर देन अ गोल्ड माइन। हम कहते हैं जी वाटर इज़ हेवियर देन ऑयल। जितना पैसा मिडल ईस्ट ने आज तक अपने ऑयल से पैदा किया है, उससे ज़्यादा पैसा हम इंडस से पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इंडस रिवर जो है, वो अगर उसको हम फ्लोइंग रिवर में कन्वर्ट कर दें, तो इस रिवर के बीच में इसका एनवायरनमेंट भी बेहतर होता है, आपका डेल्टा भी जो है वो रिकवर होता है। डेल्टा बाय इटसेल्फ इज़ मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमी, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हो। दुनिया में डेल्टास जो हैं वो ज्यूल बॉक्स कंसीडर किए जाते हैं रिवर्स के। हमारा जो डेल्टा है वो उसमें पूरेस्ट ऑफ द पुअर रह रहा है। दुनिया के डेल्टास जो है वो रिचेस्ट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रॉटरडैम है, जो कि राइन का डेल्टा है बेसिकली, और यूरोप का सबसे अमीर शहर है। क्यों? क्योंकि वो फ्लोइंग रिवर के मॉडल पे चल रहा है, वो वहाँ से नेविगेशन करता है और पूरे यूरोप को कनेक्ट करता है थ्रू वाटरवेज़। तो जो इंडस है, वो राइन से भी बड़ा है। वो पूरे सिर्फ़ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि साथ पूरे सेंट्रल एशिया तक आपको रिवर नेविगेशन दे सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका रिवर फ्लो करता हुआ हो। फ्लोइंग रिवर से एनवायरनमेंट भी बेहतर रहता है, वेटलैंड्स भी बनते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, फिशरीज़ भी होती हैं, सब कुछ होता है फ्लोइंग रिवर में। और उसके साथ अगर आप नेविगेशन का इंजन इन्वोक करते हैं, तो आपका हर वो शहर जिसके बीच में एक इनलैंड पोर्ट बनती है, वो पाकिस्तान का रॉटरडैम बन जाता है। तो आपके पास ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए आपको पुराने सिस्टम से, जो आप कैनाल जगह-जगह पे आपने बैराज बना के रिवर को खाली किया हुआ है, कैनाल वाटर आप निकाल रहे हैं, वहाँ से आप उन कैनाल्स को फिर रिप्लेस करना शुरू करते हैं। अगर ये सिस्टम रिवर बैंक फिल्ट्रेशन के पानी की सप्लाई का चोलिस्तान की स्केल के ऊपर एक सिस्टम डेमोंस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर हर कैनाल कमांड के रहने वाले लोगों को पता होगा कि देयर इज़ ए सिस्टम दैट एक्सिस्ट्स व्हिच इज़ बेटर देन देयर कैनाल्स, और उसको आप एक-एक करके ओवर ए पीरियड ऑफ से 20 इयर्स, 30 इयर्स आप एक लंबा प्लान बनाएँ, उसमें आप इन कैनाल्स को एक-एक करके बंद करना शुरू करें, और उसमें ये रिवर बैंक फिल्ट्रेशन वाला पाइप्स और पंप्स वाला सिस्टम जो है आप फार्मर्स को देना शुरू करें। फार्मर्स की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी के मसाइल भी कम होंगे। जब दरिया चलेगा, तो उसमें नेविगेशन होगी, और जो नेविगेशन है वो इतना बड़ा आपका इकोनॉमिक इंजन है कि वो तो फिर आपका हर शहर, मैंने बताया कि रॉटरडैम बन जाएगा। सर बिल ये वो तरीके हैं जिसके लिए, और ये चोलिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, ये दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन creating this system, demonstrating this system in Pakistan, और टेलिंग द पॉसिबिलिटीज जो एग्जिस्ट करती हैं 21st सेंचुरी में हमारे पास। अच्छा, आपने इंडस डेल्टा की पोटेंशियल की बात की और हम ये सुन रहे हैं कि इस सारी डिबेट में इंडस डेल्टा का बहुत ज़िक्र हो रहा है और सिंध का ये कहना है 1991 के मुआहदे के तहत 10 मिलियन एकड़ फुट पानी हर साल नीचे कोटी ब्रास से नीचे डाउनस्ट्रीम जाना चाहिए। तो आपका क्या ख़्याल है कि क्या क्या 10 मिलियन एकड़ फुट पानी जा रहा है कोटी ब्रास से डाउनस्ट्रीम?
या कितना पानी मज़ीद भेजना चाहिए? तो आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? जी, डाउनस्ट्रीम कोटरी बैराज जो ये कहते हैं 10 मिलियन एकड़ फुट पानी जाना चाहिए, या कोई इनकी रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा जी 8 मिलियन एकड़ फुट जाना चाहिए। मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स नहीं हैं, ये सिर्फ़ कोई इंटरेस्ट ग्रुप्स को सर्व करने वाली रिपोर्ट्स होती हैं इस तरह की। साइंटिफिकली स्पीकिंग आपके रिवर का 60% फ्लो या उससे ज़्यादा डेल्टा में जाना चाहिए। इंडस का जो नेचुरल फ्लो है, और इंडस के जब मैं फ्लो की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ उस फ्लो की बात नहीं करता जो पाकिस्तान के पास है, वो फ्लो जो इंडिया में है, क्योंकि मैं इंडस रिवर बेसिन की बात कर रहा हूँ अब। अब मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन को शामिल करके ये बात कर रहा हूँ। ये तमाम ट्रिब्यूटरीज़ जो हैं, इनके मिल के जो डेल्टा बनता था, वो सिर्फ़ इंडस रिवर का, दरियाए सिंध का और सूपा सिंध का डेल्टा नहीं है। ये डेल्टा सतलुज, चनाब, रावी, ब्यास, झेलम, चनाब और दरियाए काबुल तक, ये हर रिवर का यही एक डेल्टा है। और हर रिवर का तकरीबन 60% फ्लो इधर आना चाहिए डेल्टा तक, फिर ये डेल्टा रिवाइव होगा। ये 8-10 ये जो है ना, ये देखिए, इस रिवर का जो टोटल फ्लो था, वो तकरीबन 180 से 200 मिलियन एकड़ फुट था पर डे। इसका मतलब है कि आपके डेल्टा में कम से कम भी 120, 130 मिलियन एकड़ फुट पानी साल का जाना चाहिए। क्योंकि मसला डेल्टा के साथ सिर्फ पानी का नहीं है, पानी के साथ सिल्ट है। एक्चुअल जो डेल्टा है वो तो रेत और मिट्टी ने बनाया है, जो कि पहाड़ों से शुरू होती है। ग्लेशियर मिट्टी को काटते हैं, फिर दरिया उसको काटते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट करके डेल्टा पे लाके डिपॉज़िट करते हैं। ये कुदरत का निज़ाम, जो कि तकरीबन कुछ 40 मिलियन साल में इवॉल्व हुआ। आपने 200 साल में इसका बेड़ा गर्क कर दिया और अभी आप कहते हैं कि 10 से गुज़ारा हो जाएगा, 10 से गुज़ारा नहीं होगा। ये नॉन साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, ये सिर्फ़ इंटरेस्ट ग्रुप्स को सर्व करती हैं कि जी हमारे जो ऊपर वो बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी हुई हुई है, वो बस लगी रहे। देखें, जो इन्वेस्टमेंट पास्ट में हो गई। हमारा ये काम नहीं है कि हम लोगों को ब्लेम करें या फिंगर पॉइंटिंग करें। उन्होंने अपनी अकल से किया, उनकी अकल के लिए जो उनके पास नॉलेज बेस थी वो बहुत छोटी थी। आज 21st सेंचुरी में हमारे पास बहुत बड़ी नॉलेज बेस है, और उस नॉलेज बेस की बेहतर से हमारे जहाज़, हमारी गाड़ियाँ, हमारे टेलीफ़ोन, हमारे मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ आज से अगर आप सिर्फ 10-20 साल पीछे चले जाएँ तो बेहतर है। तो इसी तरह से हमने अपने इस दरिया के सिस्टम को भी बेहतर करना है। अब ये फ़िरौन के ज़माने के कैनाल के सिस्टम हमने बतदरीज ख़त्म करने हैं एक प्लान के तहत, और जी। उसके लिए मैं फिर इस चीज़ पे ज़ोर दूँगा कि जो ग्रीन पाकिस्तान में चोलिस्तान वाला इनिशिएटिव है, ये बहुत बड़ी इस वक़्त हमारे पास अपॉर्च्युनिटी है कि हम नया रिवर बैंक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम, पाइप्स का सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें और लोगों को बताएँ कि ये बगैर कैनाल्स के इरिगेशन बेहतर होती है, सस्टेनेबल होती है, और बहुत कम पानी के साथ आप अपना इरिगेशन भी कर सकते हैं, और जो पानी बचता है उसको आप दरिया में चलता छोड़ दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफ़सील से ये जो पानी का मसला है, जो 2 सूबों के दरमियान और वफ़ाक के दरमियान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, आपने उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात की और बताया कि इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है, जिससे जो वफ़ाक की जो इकाइयाँ हैं, वो आपस में एक-दूसरे पे जो ब्लेम गेम है, उससे बच सकती हैं। नाज़रीन, अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ और हम बात करना चाहते हैं अभी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट की पिलडैट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एवरी ईयर वो एक इशू करती है एक एनालिसिस जिसके अंदर पाकिस्तान की उस साल की जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसकी परफॉर्मेंस को एक इवेल्युएशन देती है, और फिर ये साथ साथ में देखती है कौन कौन से मिनिस्टर्स, उनके कौन से पोर्टफोलियोज हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन इफ़िशिएंट रहा, कौन इफ़ेक्टिव रहा, कितने घंटे उनको मिले, कितने आवर्स उनको फ्लोर ऑफ द असेंबली है उसके मौका मिला बात करने का। एंड इन द रिपोर्ट इन्होंने ये मेंशन किया था दैट द कैबिनेट वाइल 20 मेंबर्स हैं उसमें, उनके अंदर सिर्फ एक खातून है जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन तो फिल कर रही हैं, लेकिन माइनॉरिटी कोई प्रेजेंट नहीं है। पिल्डैट की रिपोर्ट बताती है कि इस साल की जो पार्लियामेंट है उसने एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ लेजिस्लेशन पास की है, जिसमें से एटलीस्ट 38 का क्रेडिट आज़म नज़ीर तारड़ को जाता है। Azam Nazir Tarar also had 17 plus hours to speak on the floor of the house, और तमाम पार्लियामेंट्री सेशंस में से सबसे ज़्यादा उन्होंने अटेंड किए थे, which comes at 57%। सेकंड नंबर पे जो ट्रेलिंग बिहाइंड हिम इज़ ख्वाजा आसिफ साहब,
जो 44% जो जितने भी वो पार्लियामेंट्री सेशंस थे उनको अटेंड किए, एंड ही ओनली स्पोक फॉर 4.5 आवर्स। एक बहुत बड़ा एक और पोर्टफोलियो होता है इंटीरियर का, जो कि है मोहसिन नकवी साहब का, हु अपैरेंटली परफॉर्म द सेकंड वर्स्ट इन पार्लियामेंट दिस ईयर। इन्होंने बेसिकली ओनली 10 सेशंस अटेंड किए थे, जो 6% बनाता है ऑफ द टोटल पार्लियामेंट्री सेशंस, एंड उनका जो स्पीकिंग टाइम भी है वो सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट रहा है इन 1 ईयर। बट मोहसिन नकवी साहब वाज एक्चुअली आउटडन बाय सेनेटर अहद चीमा, जो सिर्फ पार्लियामेंट में अक्रॉस एन एंटायर ईयर 1 मिनट, he spoke for 1 minute and only attended 9 sittings. Why is it important कि मैं ये statistics आपको बता रही हूँ? इसलिए क्योंकि parliamentary processes are very important when it comes to good governance and preservation of democracy in a country. द इशू हियर इज़ दैट द अमाउंट ऑफ जितनी हमारी सेशंस हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो दैट आर द वंस इन चार्ज, जो हमारी गवर्नेंस का ख्याल रख रहे हैं और जितने भी सारे लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस को जो जमहूरियत का एक फाउंटेन, एक फाउंडेशन है। आज हमने दावत दी है अहमद बिलाल महबूब साहब को, जो पिलडैट के प्रेसिडेंट हैं, एंड हम उनसे जानना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पिलडैट्स एनालिसिस इस साल की जो पार्लियामेंट रही है, हैज़ इट बीन इफेक्टिव, हैज़ इट बीन एफिशिएंट? सो थैंक यू अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने अपना कीमती वक्त वॉइस पीके डॉट नेट और राइट्स वॉच को दिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो पिलडैट की एनालिसिस निकली है उसने ये पॉइंट आउट किया कि कैबिनेट में एक फीमेल मेंबर है शज़ा फातिमा ख्वाजा, और उनको काफ़ी टफ पोर्टफोलियो वैसे भी मिला हुआ है, व्हिच इज़ आईटी, जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली सफ़र कर रही है। एंड देन सेकंडली कोई माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कंपेयर टू प्रीवियस एनालिसिस, तो इज़ दिस यानी कि कैसा कंपेयर करता है? ये इम्प्रूवमेंट है और इज़ इट द सेम एज़ यूजुअल? ये बिल्कुल गलत है। कम से कम माइनॉरिटी का एक मिनिस्टर होना चाहिए और ख़वातीन के तो मैं समझता हूँ कि 50% ख़वातीन होनी चाहिए, इसमें नहीं कर सकते तो स्टार्ट बिगिन बाय 33%। अच्छा सर, आपकी रिपोर्ट हम जब मुताला करते हैं उसमें नज़र ये आ रहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट को टाइम नहीं दे रहे। कहा जाता है कि जो आज़मज़ीर तारड़ हैं, वो फैसलाबाद के जिस तरह बाज़ार हैं कि हर मिनिस्ट्री का जवाब उन्होंने देना होता है, सारे सवाल उनकी तरफ मरकूज़ होते हैं। तो मिनिस्टर्स का पार्लियामेंट को टाइम ना देना, इसकी वजह क्या है? क्या पार्लियामेंट अपनी वक़्त, आपको लगता है कि वज़रा के हाथों वो बेतुकीर हो रही है? देखिए, ये चूँकि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि कैबिनेट या फेडरल गवर्नमेंट वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह है कलेक्टिवली। तो इसलिए वज़रा का पार्लियामेंट के सामने पेश ना होना और बात ना करना और उनके साथ एंगेज ना करना एज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। तो इसलिए ये इसकी बड़ी वजह तो ये है कि मेरे ख़्याल में शायद वो वज़रा कुछ शायद उन सब्जेक्ट्स के बारे में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, जिसके बारे में असेंबली में बातचीत हो रही है। या फिर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको ज़रा ज़्यादा पाबंद नहीं बनाया। अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म खुद बहुत कम आते हैं, उनकी हाज़िरी को 18% है पहले साल के अंदर। और 18% जो है ये हाज़िरी तकरीबन इमरान खान साहब की भी पहले साल में पिछली असेंबली में यही हालत थी। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म ना आते हों तो फिर बाकी वज़रा भी समझते हैं कि ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है। हालाँकि स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन बार-बार ये कह चुके हैं कि वज़रा मौजूद नहीं होते जवाब देने के लिए, तो इसके लिए मेरे ख़्याल इनिशिएटिव वज़ीर-ए-आज़म साहब को लेना चाहिए और वज़रा को पाबंद बनाना चाहिए। वो खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा ऐवान में आएँ, वो आएँगे तो फिर वज़रा को भी एक थोड़ा-सा एहसास होगा कि उनको भी आना चाहिए। आपने ये पॉइंट आउट किया था कि आज़म नज़ीर तारड़, जिनके पास 3 पोर्टफोलियोज़ हैं, लॉ है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है एंड ह्यूमन राइट्स। ये सबसे इन्फ्लुएंशियल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं ड्यूरिंग दिस पास्ट ईयर, जो परफॉर्मेंस रही है। एंड आपने इन द रिपोर्ट ये भी पॉइंट आउट हुआ हुआ है कि 38 लेजिस्लेशंस हैं वो पास हुई हैं, रिकॉर्ड है फॉर दिस करंट पार्लियामेंट। सो कंसिडरिंग कि सिविल सोसाइटी की काफ़ी एक यानी कि कंसर्न रही है कि दैट द रेट एट विच जो ये लॉज हैं वो पास हो रहे हैं
एंड डिबेट है उसका भी मौका बहुत कम है। डू यू थिंक कि दिस इज़ अ रिकॉर्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटिव ऑफ के लाइक इज़ डेमोक्रेसी वर्किंग एज़ यूजुअल और बेटर देन बिफोर, या फिर दिस इज़ आल्सो अ मार्कर ऑफ कंसर्न? देखिए, ये तादाद है, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई असेंबली ज़्यादा लेजिस्लेशन करे। लेकिन वो लेजिस्लेशन तो भाई कंसेंसस होनी चाहिए, या कम से कम कंसेंसस ना भी हो और मेजॉरिटी से भी पास हो, तो कम से कम डिबेट का पूरा मौका मिले। और डिबेट का मौका हमारे पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ये है कि वो असेंबली में ही डिबेट ना हो, बल्कि वो कमेटी के अंदर, जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर जाके भी डिबेट हो। वहाँ पे ज़रा तफसील से स्क्रूटनाइज होता है लॉ। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर कवानीन स्टैंडिंग कमेटी को रेफर ही नहीं हुए, और असेंबली के अंदर भी डिबेट नहीं हुए। तो इसका मतलब है ये तो जमहूरी प्रोसेस के भी नफ़ी है, और ये पार्लिमानी रिवायात के भी खिलाफ है। तो नंबर तो अच्छा है, लेकिन चूँकि ये डिस्कस नहीं हुआ और इसमें लोगों को बहस का मौका नहीं दिया गया, तो इस लिहाज से ये अनएक्सेप्टेबल है, बहुत अफ़सोसनाक है। सर क्योंकि बिल डाइट जो है वो लेजिस्लेशन को भी देखता है, उसको देखता है कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी क्वालिटी की लेजिस्लेशन है। तो आपका इस हवाले से क्या तज़िया है या क्या मौक़िफ़ है कि जो लेजिस्लेशन हुई है, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में हुई हो या वो पीका के कवानीन की सूरत में हुई हो या पाकिस्तान की आर्म्ड फ़ोर्सेस के जो टेन्योर को एक्सटेंड किया गया चीफ्स के, उसके आपको लगता है कि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव या बहुत ही क्वालिटी की लेजिस्लेशन थी? क्योंकि हमने देखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के लिए खुद कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं कि कई अमूर पे जो उनको लगता है कि अगर ये ना किया होता, इसको बेहतर किया होता, तो शायद ये ना होता। तो जल्दी में पास हो रही है लेजिस्लेशन, उससे हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हो रही हैं इन गवर्नेंस। देखिए, कानून के बारे में एक तो ख़्याल ये भी है कुछ लोगों का कि ये लोगों की अपनी-अपनी राय है कि ये अच्छा कानून नहीं है, और ये अदलिया को मिसाल के तौर से कई लोग कहते हैं कि अदलिया इसके नतीजे में कमज़ोर हो गई है, या एग्ज़ेक्टिव की सबसर्विएंट हो गई है, या आज़ाद नहीं रही। तो इसके बारे में भी लोगों के अपने ख़्यालात हैं, जबकि कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि अदलिया का पहले बहुत दबाव था और वो बहुत डोमिनेट कर रही थी एग्ज़ेक्टिव के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर, तो अब ये उन्होंने बैलेंस को वापस बराबर कर दिया है। तो इस बारे में तो लोगों की अपनी-अपनी राय हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इफ़ेक्टिव होना जो है ये एक बिल्कुल न्यूट्रल चीज़ है। इसको अच्छा या बुरा हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत इफ़ेक्टिव कानून है, यानी इससे चीज़ें तब्दील हुई हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो पार्लिमान और जुडिशरी के दरमियान एक पहले से एक इक्वेशन थी, वो बहुत मीनिंगफुली, यूँ समझिए कि डिसाइसिवली चेंज हो गई है। अब अदलिया का उस हद तक डोमिनेंस नहीं है सियासी मामलात पे जिस तरह से इस तरमीम से पहले था। और हत्ता कि अब चीफ जस्टिस की तकर्री का काम, जो पहले सिर्फ सीनियर मोस्ट जज ही ऑटोमेटिकली बन जाता था, वो भी अब पार्लियामेंट ने अपने हाथ पे ले लिया है। तो इस लिहाज से ये तो इफ़ेक्टिव है कि इसके ज़रिए से इक्वेशन बड़ी इफ़ेक्टिवली चेंज हो गई है। अ, लेकिन ये अच्छा कानून है, ये अच्छी चीज़ हुई है, ये बुरी चीज़ हुई है, इसके बारे में आरा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कानूनदानों में भी, पार्लियामेंटेरियंस में भी और सिविल सोसाइटी में भी। फिर आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी जमहूरियत पे लोग जब पार्लियामेंटेरियंस को लगता है कि ये हाउस के अंदर से उनको वोट मिले हैं, तो उस दौरान वो हाउस को ज़्यादा टाइम देते हैं। जिस तरह हमने 2014 के धरने में देखा, पार्लियामेंट खड़ी हो गई। इवन कि पीपल्स पार्टी के दौर में गिलानी साहब खुद क्वेश्चन आवर्स में आके बैठते थे, बड़ी हाज़िरी होती थी। तो फिर आने वाले सालों में पार्लियामेंट पे इन्हिसार कम होगा और बैरूनी क़ुव्वतों पे इन्हिसार ज़्यादा हुआ करेगा। पार्लियामेंट के बारे में एक बहुत अफ़सोसनाक सूरत ये है कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो पार्लियामेंट में और आने और पार्लियामेंट के अपने बिज़नेस को बहुत अहमियत नहीं देते। और वो इसलिए नहीं देते कि हमारे वोटर्स भी इतनी अहमियत नहीं देते। यानी वो किसी पार्लियामेंटेरियन को जब वोट देना होता है, तो वो ये नहीं देखते कि उसने पार्लियामेंट के अंदर उसकी हाज़िरी कितनी थी, उसने कितनी अच्छी तकरीर की, उसने कितने अच्छे बिल पेश किए, कितने सवालात पूछे, ये कोई नहीं जानता। वो ना जानना चाहिए, वो देखकर कि इसने मेरे काम कितने कराए। मेरे जो मसाइल थे पर्सनल, या मेरी फैमिली के कोई नौकरी दिलाने का,
किसी की प्रमोशन का, कोई थाने कचहरी का, ये काम कितने कटा है। और फिर हमारी शादियों पे कितनी दफ़ा आया, हमारे कोई जी। गम और अफ़सोस के मौके पे भी कितनी दफ़ा आया। तो हमारे जो क्राइटेरिया है पार्लियामेंटेरियन को री-इलेक्ट करने का वो मुख्तलिफ है। इसलिए पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के अंदर आके कोई ज़्यादा वक़्त नहीं देते सिवाय उसके कि जब उनके लीडर अब उनको बहुत मजबूर करें कि आप और वो उसका नोटिस लें कि अगर आप नहीं आएँगे तो कार्रवाई होगी। सिर्फ़ उस वक़्त वो आते। तो ये मेरे ख़्याल में बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जो आम वोटर का कल्चर है, ये उसकी सोच है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम इस बात को अहमियत देना शुरू कर दें कि हमारा मेंबर पार्लियामेंट हम उसको वोट देंगे, तो असेंबली को ज़्यादा अहमियत देगा, तो फिर वो भी ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देंगे क्योंकि उनका मसला नज़र तो दोबारा इलेक्ट होना होता है। अच्छा सर, एक चीज़ जिस पे हमें ये पार्लियामेंट के कुछ लोग मुत्तफ़िक नज़र आए जिस एक नुक्ते पे, वो इनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़े की बात थी या उसका हवाले से जो लेजिस्लेशन हुई। सर, आप क्या समझते हैं, क्या वो जो स्टेप है वो रैशनल है, जो कारकर्दगी पार्लियामेंट की रही उससे मुताबिकत रखता है? इसका जो मैं जवाब दूँगा वो पॉलिटिकली कोई बहुत पॉपुलर जवाब नहीं होगा। लेकिन आदमी को वही कहना चाहिए जो वो सही समझता है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें पहले बहुत कम थी और कोई 9 साल से उनमें कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ था। तो अगर आप पार्लियामेंटेरियंस को क्वालिटी पार्लियामेंटेरियंस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सिवाय जो जागीरदार तबका है या सनअतकार तबका है जिसके पास पहले ही बहुत दौलत है और उनको किसी तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, अगर हम उन्हीं में से चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस इलेक्ट होके आएँ, फिर तो बात अलग है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रोफ़ेशनल पढ़े-लिखे आम मिडल क्लास के लोग भी इस मामले में आएँ, तो उनको फिर अपनी फुल टाइम जॉब है ये। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट टाइम और पार्ट टाइम को और काम कर लें। तो फुल टाइम जॉब है तो फिर उनको आपको उनके नौइयत की अहमियत के हिसाब से तनख्वाह देनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में अब ये जो तनख्वाह में इज़ाफ़ा हुआ है वो बिल्कुल कॉल्ड फॉर था। लेकिन ये जिस तरह के हम किसी और भी शख़्स की परफ़ॉर्मेंस से टाई अप नहीं करते चीज़ों को तो इसलिए इसको भी इन जनरल आप परफ़ॉर्मेंस से तो टाई अप नहीं कर सकते। लेकिन इंडिविजुअली मैं समझता हूँ कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो जिस तरह से हम ये रिपोर्टें जारी करते हैं, तो ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को लोग दोबारा मुंतखब ना करें, ये उनका तरीका हो सकता है। अब जो करंट पार्लियामेंट है ऑब्वियसली जैसे फाफन है और भी इस तरीके के वॉच डॉग्स हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शंस को एनालाइज किया है और उन्होंने यही उनकी सबकी कंसेंसस है कि फ्री एंड फेयर इंडेक्स पे है ना ये काफ़ी लो रैंक करता है। दे आर ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, रिप्रेजेंटेशन इश्यूज, जो जनरल इलेक्शंस के जो हैं दे वर अ बिट क्वाइट शेडी, जिस तरीके से वो होल्ड हुए थे और फिर बाद में जो रिजल्ट्स आए थे। सो देयर इज़ ऑल्सो क्वेश्चन ऑन कि जो करंट पार्लियामेंट है उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर। लेकिन साथ-साथ आपकी एक एनालिसिस भी आती है पिलडैट की जिसके अंदर ये कह रहा है कि द पार्लियामेंट हैज़ बीन रादर इफेक्टिव। सो डज़ दैट मीन दैट हूएवर आर आवर सिलेक्टर्स आर दे डूइंग अ रियली गुड जॉब देन? इफ़ेक्टिव होना और लेजिटिमेट होना और अच्छा होना ये बिल्कुल अलग बातें हैं। अ म मसलन अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया की टीम जीत गई और उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला, तो मैं उसको इफ़ेक्टिव कहूँगा। लेकिन अब मुझे पसंद है इंडिया की टीम जीते ये नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जमहूरियत जीते और इलेक्शन फेयर हो। पार्लियामेंट इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है और मैंने कभी ये नहीं कहा कि हुकूमत भी इफ़ेक्टिव है। ये तो सिर्फ़ हमने एक रिलेटिव चीज़ अ, तय की है कि 20 मिनिस्टर्स में से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन है, ये रिलेटिव है। मतलब ये नहीं है कि ये पिछले कैबिनेट्स के मुकाबले में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या पिछली पार्लियामेंट के मुकाबले में ये पार्लियामेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हमने तो पार्लियामेंटेरियंस के अंदर से जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रिलेटिवली उनकी बात की है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने राइट्स वॉच को टाइम दिया और बड़े तफ़सील से जो पिलडैट की रिपोर्ट आई उस पर भी बात की, और ओवरऑल जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के इशू थे, जो पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से जो उसकी बात हो रही है, उसके हवाले से भी आपने अपना राय पेश की। तो बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है। हम लोग इस तरीके के और टॉपिक्स, हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने लेके आएँ और रोज़ ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई ना कोई एक डिस्कशन छोटी-सी करें। आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। देखते रहिए वॉइसपीकर.net।
आपकी खबर आपकी आवाज़ voicepk.net